नेक्स्ट टॉपिक आता है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राजनीतिक विचारधाराओं के इतिहास में अगर हम बाल गंगाधर तिलक की विचारधारा और दर्शन को देखें तो ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी विचारक थे और बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी विचारक थे। 1907 के अंतर्गत हम लोग देखते हैं नरम दल और गरम दल, दो दलों के अंतर्गत भारतीय राजनीतिक विचारधारा बंट गई थी। लेकिन दोनों विचारधाराओं का उद्देश्य भारत को आजादी दिलाना, भारत को स्वतंत्रता दिलाना, भारत को स्वराज्य दिलाना। ऐसे उग्रवादी विचारक का जन्म लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 के महाराष्ट्र की रत्नागिरी नामक स्थान पर हुआ। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात क्रांतिकारी विचारधारा के महानायक होने के कारण उन्होंने केसरी और मराठा दो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से संपूर्ण हिंदुस्तान में अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय जनता के अंतर्गत स्वतंत्रता की अलग जगाई। ऐसे क्रांतिकारी विचारक 1897 में बंबई विधान परिषद के सदस्य बने। परंतु इसी काल के अंतर्गत हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र में अकाल पड़ गया, पूना में प्लेग हो गया और ऐसी स्थिति में पूना के कमिश्नर ने अकाल और प्लेग की उपेक्षा की। वहां की जनता ने घोर विरोध किया और उस कमिश्नर की हत्या कर दी। आरोप प्रत्यारोप लोकमान्य तिलक पर आया और उसे जेल में डाल दिया। 18 महीने तक तिलक साहब ने जेल में निकाले। उसके पश्चात 1907 में नरम दल और गरम दल अलग हो गए, परंतु दोनों का मूल उद्देश्य होने के कारण 1915 के अंतर्गत दोनों दलों में समझौता हो गया और 1916 से 1920 तक हम लोग देखते हैं होम रूल लीग संस्था के अंतर्गत स्वतंत्रता के लिए कार्य किया और 1918 के अंतर्गत कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो हम लोग देखते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और 1920 के अंतर्गत उनकी महाराष्ट्र के मुंबई में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व के धनी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का अध्ययन करें तो उन्होंने भारत के अंतर्गत 1856 में जब जन्म हुआ और 1820 में जब मृत्यु हुई, उस काल अवधि के अंतर्गत क्रांतिकारी विचारों के द्वारा भारतीय जनमानस के अंतर्गत स्वतंत्रता की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, बहुत बड़ा डायलॉग दिया हिंदुस्तान के लोगों को, उस गुलामी की बेड़ियों को सहन कर रहे थे तब दिया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज्य को अपना राइट माना। हिंदुस्तान हमारा है और ब्रिटिश फिरंगी लोग
इन्हें यहां से बाहर निकाल देना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के जीवन का जो मूल उद्देश्य था वो भारतीयों को पराधीनता से मुक्ति दिलाना था और तिलक धर्म एवं राजनीति को एक दूसरे के पर्यायवाची मानते थे। उन्होंने कहा था हमारी स्वतंत्रता, राज्य, धन सब कुछ लूट गया है, हमारे पास क्या रहा है? एक धरोहर के रूप में हमारी खुद की निजी संपत्ति क्या रही है? एकमात्र रहा है, वो रहा है धर्म, जिसके सहारे हम अभी भी हमारा अस्तित्व बनाए हुए हैं। यदि यह भी नष्ट हो गया तो हमारा राष्ट्रीय जीवन नष्ट हो जाएगा, कभी नहीं बच पाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की विचारधारा और दर्शन को देखें तो वास्तव में तिलक ने राजनीतिक जो विचारधारा दी वो सबसे बड़ी दी और उस राजनीतिक विचारधाराओं का अगर अपन अध्ययन करें तो आप लोग देखेंगे कि नंबर 1 आता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल दिया। लोकमान्य तिलक ने कहा कि जब तक व्यक्ति को व्यक्तित्व विकास के लिए स्वतंत्रता और समानता के अवसर प्राप्त नहीं होंगे तब तक उसका कभी भी विकास नहीं होगा। उन्होंने कहा गुलामी की बेड़ियों के दिन लद चुके हैं और हमें ब्रिटिश सरकार को यहां से भगा देना है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन किया। नंबर 2 आता है राष्ट्रों की स्वतंत्रता का समर्थन। राष्ट्र की जो संप्रभुता है वो दूसरों के हाथों में आ गई थी। दूसरे राष्ट्र गुलाम बन रहे थे। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के रूप में ब्रिटिश सरकार के छत्र छाया में दूसरे राज्य पुष्पित और पल्वित हो रहे थे। उन्होंने कहा नो, राष्ट्रों की स्वतंत्रता और संप्रभुता का उन्होंने समर्थन किया। नेक्स्ट आता है राष्ट्रवाद की धारणा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय भावनाएं कूट कूट कर भरी हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके मन मस्तिष्क के अंतर्गत राष्ट्रीय भावनाएं कूट कूट कर भरी हुई थी और वे प्रेम, त्याग, बलिदान, समर्पण की भावना से राष्ट्र की सेवा करने वाले थे। तिलक भी राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने मराठा और केसरी दोनों पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से राष्ट्र जनता के अंतर्गत राष्ट्रीय भावना जागृत करते हुए पुनर्जागरण की अलग जगाई। ऐसे तत्कालीन परिस्थितियों के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि मूल रूप से लोकमान्य तिलक ने जो है हमेशा राष्ट्रवाद पर बल दिया। नेक्स्ट आता है उपयोगितावाद का खंडन। इंग्लैंड के प्रसिद्ध विद्वान जर्मनी बेंथम ने उपयोगितावाद का समर्थन किया जिसमें यह कहा गया था अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। मनुष्य सदैव सुखों को प्राप्त करना चाहता है और दुखों से दूर रहना चाहता है, लेकिन बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उपयोगितावादी दर्शन को स्वार्थवाद की भावना बढ़ाने देने वाला बताया। उन्होंने कहा राज्य एक यांत्रिक संस्था नहीं है जिसका उद्देश्य मात्र भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करना, बल्कि राज्य का कार्य नागरिकों का निर्माण करना और राज्य का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति या उसका कार्य सिद्ध करना। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जो मूल रूप से है वो उपयोगितावादी सिद्धांत का खंडन किया। नेक्स्ट आता है स्वशासन की धारणा। तिलक का मानना था कि जो स्वशासन की धारणा है उस स्वशासन के बिना
कभी भी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में विकास नहीं हो सकता, क्योंकि तिलक स्वराज्य का संदेश घर घर पहुंचाने के लिए कार्यक्रम बनाया और इसके लिए उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। 19 के अंतर्गत हम लोग देखते हैं 1916 के अंतर्गत लखनऊ अधिवेशन में कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो लोकमान्य तिलक की जो विचारधारा है, जो दर्शन है, वो मूल रूप से यह है कि तिलक मूल रूप से उपयोगितावादी सिद्धांत का खंडन करता है और स्वशासन की धारणा पर बल देता है। नेक्स्ट, उन्होंने कहा कि स्वराज्य प्राप्ति करने के लिए क्या साधन होने चाहिए। देखिए, लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य प्राप्ति के लिए जो साधन बताए गए हैं, उन्होंने कहा स्वराज्य प्राप्ति 1905 के अंतर्गत जब बंगाल विभाजन के बाद लाल बाल पाल उग्र सिद्धांतों के आधार पर अलग अलग हुए, तो उन्होंने 4 साधन दिए थे। 4 साधन क्या था? नंबर 1 था स्वदेशी, नंबर 2 था बहिष्कार, नंबर 3 राष्ट्रीय शिक्षा, और नंबर 4 निष्क्रिय प्रतिरोध। निष्क्रिय प्रतिरोध। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हमेशा अपने केसरी और मराठा पत्रिका के माध्यम से हम कहते थे कि हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना स्वराज्य है एवं स्वदेशी और बहिष्कार उसकी शाखाएं हैं। लोकमान्य तिलक ने स्वदेशी आंदोलन चलाया। उसने कहा अधिक से अधिक जो इंडिया के अंतर्गत प्रोडक्ट हो रही है वस्तुएं, उनको अपन क्या करें? अंगीकृत करें, उनको अपनाएं, ताकि विदेशी वस्तुओं का जब तक हम खरीदेंगे नहीं, वो मार्केट में टिकेगी नहीं, तो विदेशी लोग आर्थिक स्थिति से कमजोर हो जाएंगे। और इसीलिए उन्होंने आत्मनिर्भरता के स्वावलंबन पर बल दिया। स्वदेशी आंदोलन के लिए 1893 के गणपति उत्सव और 1895 के शिवाजी उत्सव के अंतर्गत भी उन्होंने इसका मूल रूप से घोर समर्थन किया। नंबर 2 आता बहिष्कार। लोकमान्य तिलक ने सदैव राष्ट्र पर बल देने के लिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और विदेशी वस्तुएं आई उनको जला करके राख कर दिया। तो ऐसी स्थिति में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। नंबर 3 राष्ट्रीय शिक्षा। तिलक के अनुसार वास्तविक शिक्षा वही है जो व्यक्ति को जीविका उपार्जन का साधन उपलब्ध करा सके। उन्होंने कहा सच्चे नागरिक गुणों का संचार करें और जो पूर्वजों का ज्ञान वे अनुभव दें, वही हमारी शिक्षा है। तिलक ने धार्मिक शिक्षा का भी समर्थन किया और कहा कि मातृ भाषा की रक्षा के लिए हमें हमारी स्वदेशी शिक्षा पद्धति पर बल देना चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होने के साथ उनके मन मस्तिष्क के दरवाजे और खिड़कियां खुल सके कि शिक्षा का क्या महत्व है और क्या उपयोगिता है। इसलिए उन्होंने शिक्षा पर भी बल दिया। और नेक्स्ट आता है निष्क्रिय प्रतिरोध। देखिए, निष्क्रिय प्रतिरोध की अगर मैं बात करूं तो आपको बताना चाहूंगा कि तिलक के अनुसार निष्क्रिय प्रतिरोध विदेशी शासन के प्रति असहयोग का एक अहिंसात्मक शस्त्र है। इसका अर्थ है स्वदेशी शासन के संचालन में जनता द्वारा किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं देना। निष्क्रिय प्रतिरोध, जो ब्रिटिश शासन चल रहा है
उसका सपोर्ट नहीं करना, उसका समर्थन नहीं करना। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने हमेशा जो है, चाहे सेना की भर्ती हो, चाहे पंचायत के कार्य हो, चाहे न्यायालय के मुकदमे हो, उस जगह हर जगह उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध जो है, बहिष्कार और समर्थन नहीं करने की प्रेरणा दी। मतलब ब्रिटिश सरकार का, आपको मैं बताऊं, सहयोग नहीं करना। तो भारतीय राजनीतिक विचारधाराओं के इतिहास के अंतर्गत हम लोग अगर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का अध्ययन करें तो बच्चों, निश्चित रूप से लोकमान्य बाल गंगाधर एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने राष्ट्रवाद की प्रेरणा के साथ में, आपको मैं बताऊं, राजनीतिक चिंतन के रूप में जो है लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने पर बल दिया। और इसी का परिणाम है कि उग्रवादी विचारधारा बहुत अधिक, जो उग्रवादी विचारधारा है वो भारतीय राजनीति के अंतर्गत सक्रिय हुई। और उसका परिणाम है कि भारत को स्वतंत्रता की जो है, स्वतंत्रता के प्रति एक नई युवा शक्ति को प्रेरणा मिली। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा बच्चों, वो आ रहा है अरविंद घोष। अरविंद घोष। अरविंद घोष देखिए, भारतीय राजनीतिक विचारधाराओं के इतिहास के अंतर्गत अगर हम लोग अरविंद घोष का अध्ययन करें तो आप लोग देखेंगे अरविंद घोष कौन था, क्या अवदान था, उसका क्या महत्व था। अरविंद घोष एक ऐसे बहुमुखी आध्यात्मिक प्रेरणा स्रोत के रूप में व्यक्ति थे जिन्होंने जन्म 15 अगस्त 1872 के में बंगाल में जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा दार्जिलिंग में प्राप्त की और उसके पश्चात वे अपने भाइयों के साथ पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड से आने के पश्चात 1902 में भारत के संपर्क में आए। भारत के जब वे संपर्क में आए तो आपको मैं बताऊं कि कुछ ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध और ऐसी गुप्त कार्रवाइयों के अंतर्गत आपको मैं बताऊं कि अरविंद घोष पकड़े गए थे। 1908 में गिरफ्तार कर लिए गए थे और उसके पश्चात जब वे भारतीय जेल से मुक्त हुए तो 1910 में वो पांडिचेरी योग साधना और आध्यात्मिक दर्शन के लिए चले गए। अरविंद घोष मूल रूप से भारतीय राजनीतिक विचारधारा के अंतर्गत राजनीतिक चिंतक थे, लेकिन आध्यात्मिक महापुरुष थे और वे उग्रवादी विचारक के रूप में उनको जाना जाता है, पहचाना जाता है, क्योंकि उनकी जो आस्था थी वो आध्यात्मिक आस्था थी और इसीलिए उन्होंने राजनीति के आध्यात्मिकरण पर बल दिया। आध्यात्मिक महत्व देते हुए उन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति के अंतर्गत मानव की एकता पर बल दिया। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग अरविंद घोष की विचारधारा और दर्शन का अध्ययन करें तो अरविंद घोष स्वाधीनता और स्वतंत्रता का अर्थ केवल कोरी कल्पना की बातें करके नहीं करते थे। उनका लक्ष्य था कि स्वतंत्रता और समानता और स्वराज्य प्राप्त करने के साथ साथ मानव जाति को आध्यात्मिक नेतृत्व प्रदान किया जाए। और आध्यात्मिकता अरविंद घोष के विचारों की नींव थी।
अगर आध्यात्मिक विचारों को निकाल दिया जाए तो समझ लो व्यक्ति की आत्मा को निकाल दिया। तो ऐसी स्थिति में हम लोग देखते हैं कि अरविंद घोष मूल रूप से इस बात पर बल देते थे कि मनुष्य के जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत उन्होंने भौतिकवाद और आध्यात्मिकतावाद को समन्वय करने का प्रयास किया। तो अरविंद घोष की विचारधारा और हम लोग दर्शन को देखें तो देखते हैं कि अरविंद घोष अपनी अल्प अवधि के अंतर्गत भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत आध्यात्मिकता, राष्ट्रवाद और मानवीयता को समन्वित करने का प्रयास किया। तो इसीलिए राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए अरविंद घोष के विचारों का भी बहुत बड़ा महत्व बना हुआ है। इसमें अरविंद घोष के जो राजनीतिक विचार है उसमें नंबर 1 पर आता है, वो ये आता है कि राष्ट्रवाद की संकल्पना। देखिए, राष्ट्रवाद की संकल्पना से तात्पर्य है कि अरविंद घोष का आंदोलन कोई सीमित आंदोलन नहीं था, वह आस्था का विषय है और वह मानव का धर्म है। डॉक्टर कर्ण सिंह के शब्दों में उन्होंने कहा, कर्ण सिंह ने कहा कि अरविंद ने यह निर्दिष्ट किया कि भारत केवल भौगोलिक सत्ता नहीं है, यह केवल भौगोलिक भूभाग नहीं है, बल्कि बौद्धिक संकल्पना भी है। भारत माता के लिए उन्होंने सदैव जो है आध्यात्मिकता की बात कही। नंबर 2 उन्होंने कहा, नंबर 2 स्वराज्य एवं राष्ट्रीय विकास। अरविंद घोष का मानना था कि स्वराज्य की मांग के साथ राष्ट्रवाद का विकास होना भी आवश्यक है, क्योंकि राष्ट्र विदेशी सत्ता के आधिपत्य में रहकर अपना विकास नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, पराधीन राष्ट्र अव्यवस्थित हो जाता है और इसी से वह अपनी शक्ति भी खो देता है। उसमें रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है। किसमें? पराधीन राष्ट्र में। और केवल व्यक्तिगत स्वाधीनता से ही, स्वशासन से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होगा। अतः स्वराज्य और राष्ट्रीय विकास के लिए उन्होंने 3 बातें बताई। नंबर 1 राष्ट्रीय स्वाधीनता, प्रशासन की स्वाधीनता और व्यक्ति की स्वाधीनता। 3 बातें क्या बताई थी? वो बताई थी आपके राष्ट्रीय स्वाधीनता, राष्ट्रीय प्रशासन की स्वाधीनता और व्यक्ति की स्वाधीनता। जब ये 3 बातें होगी तो स्वराज्य और राष्ट्रीय विकास स्वतः होगा। नेक्स्ट उन्होंने कहा निष्क्रिय प्रतिरोध। निष्क्रिय प्रतिरोध से तात्पर्य यह है कि अरविंद घोष ने प्रार्थना, याचिका और संवैधानिक साधनों को ठुकरा दिया, क्योंकि वे तो क्रांतिकारी विचारक थे। उन्होंने अनुनय विनय की याचिका को भी ठुकरा दिया। उन्होंने स्वदेशी का प्रसार और विदेशी माल का बहिष्कार पर बल दिया और राष्ट्रीय शिक्षा पर अधिक से अधिक बल देते हुए राष्ट्रीय अदालतों और न्यायालयों पर विश्वास किया, लेकिन सरकारी अदालतों और विदेशी अदालतों का बहिष्कार किया और जनता और सरकार में अधिक से अधिक समन्वय रखने की बात कही। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं जो अरविंद घोष की जो विचारधारा और दर्शन है वो मूल रूप से निष्क्रिय प्रतिरोध ब्रिटिश सरकार के प्रति था, सहयोग की कहीं पर भी भावना ही नहीं थी। नेक्स्ट आता है व्यक्तिगत एवं राज्य के संबंध। अरविंद का कहना था
कि व्यक्ति केवल सामाजिक इकाई नहीं बल्कि अपने आप में एक आत्मा है और प्राणी है जिसका अपना अस्तित्व है। उसे एक ऐसा प्राणी मानना चाहिए जिसको अपने व्यक्तिगत सत्य एवं नियमों के साथ सामूहिक अस्तित्व के मध्य नियमों और सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करें। अर्थात अरविंद घोष ने राज्य और व्यक्ति के मध्य समन्वय की बात कही, दोनों मिलजुल करके कार्य करें। नेक्स्ट आता है राजनीतिक एवं सामाजिक सुधार। अरविंद घोष का कहना था कि सामाजिक सुधारों से पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। यदि राजनीति भ्रष्ट है तो देश भ्रष्ट हो जाएगा। जब तक राष्ट्र के हाथ में अपनी संप्रभुता और स्वशासन की बागडोर हाथ में नहीं आएगी तब तक हम बौद्धिक विकास नहीं कर सकते, सामाजिक विकास नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने जो है इटली के जेमिनी, मैजिनी और गैरिबाल्टी जो उनका जो है मूल रूप से समर्थन करते हुए सामाजिक सुधारों और राजनीतिक सुधारों की बातों पर बल दिया। नेक्स्ट आता है धर्म और राजनीति। अरविंद राजनीति को धर्म से अलग करना नहीं चाहते थे और भारतीय राजनीति में धर्म को महत्व देते थे। शासक का सदा ही यह उत्तरदायित्व है कि वे सभी धार्मिक अनुष्ठानों का प्रयोग करें, अनुष्ठानों में जाएं और अधिक से अधिक धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करें। व्यक्ति को जब स्वाधीनता प्राप्त होगी तो निश्चित रूप से उसके मन मस्तिष्क में धार्मिक बातें आएगी जिससे देश का चहुमुखी विकास होगा। नेक्स्ट आता है राज्य के आंगिक सिद्धांत की आलोचना। आंगिक सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि जो शरीर के अंग की भांति शासन के सारे कर्ता है वो जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा सत्ता का अधिक से अधिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए और ये जो राज्य को अंग ने मानकर केवल एक यंत्र मानते हैं, ऐसा यंत्र जिसका नियंत्रण शिक्षा भी राज्य के इसी लक्षण का प्रतीक है। अरविंद ने कहा कि जीवन के अंतर्गत जो है अधिक से अधिक जो है स्वतंत्रता होनी चाहिए अंगों के अंतर्गत। और नेक्स्ट उसने कहा मानवीय स्वतंत्रता पर बल। अरविंद घोष मूल रूप से मानवता का पुजारी था, मानवीय स्वतंत्रता पर बल दिया। उन्होंने कहा व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए मानवीय स्वतंत्रता होनी चाहिए। जब मानव को स्वतंत्रता होगी तो निश्चित रूप से देश की स्वतंत्रता होगी और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होगा। और लास्ट पॉइंट आता है वो आता लोकतंत्र पर बल। अरविंद घोष ने लोकतांत्रिक मूल्यों पर बल दिया क्योंकि अरविंद घोष की जो शिक्षा हुई वो मूल रूप से आपके ब्रिटेन के अंतर्गत हुई और ब्रिटेन लोकतांत्रिक विचारधाराओं से प्रेरित था। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत देखते हैं वह भारत के अंतर्गत भी स्वतंत्रता के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों पर बल देना चाहता था और इन लोकतांत्रिक मूल्यों के द्वारा वे अधिक से अधिक जनता का कल्याण करना चाहता था। तो अरविंद घोष भारतीय राजनीति के अंतर्गत एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने मूल रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए, स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, स्वराज्य के लिए, राजनीति में आध्यात्मिकरण पर बल दिया, धर्म की राजनीति पर बल दिया, नैतिक निर्माण पर बल दिया, चारित्रिक मूल्यों पर बल दिया। और उन्होंने कहा कि अगर हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, सामाजिक सुधार प्राप्त करने हैं तो सबसे पहले हमें लोकतांत्रिक मूल्यों को सुधारना होगा। हमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सत्ता को, अस्तित्व को स्वीकार हाथ में लेना होगा, तभी हम सामाजिक सुधार कर पाएंगे। थैंक यू।